पिछली वीडियो के एंड पे हमने देखा था कि माओ माओ और उसके साथ जाने वाले गार्ड्स को जमीन खोदने पे किसी की बॉडी मिली थी। अब हमें पता चलता है कि ये बॉडी किसकी थी। उस बॉडी को 1 साल पहले मारा गया था। इधर फ्यूनरल में जो बॉडी रखी गई थी वो उसी गायब हुई मेड टाओ की थी, जिसका फेस जिन से बहुत रिजेंबल करता था। वो ज्यादा किसी से मिलती नहीं थी, इसलिए सब कुछ करना बहुत आसान था। दूसरे लफ्जों में ये सारा खेल टाओ और जिन की मेड्स ने मिल के रचाया था, और वो बॉडी जो माओ माओ को मिली थी वो जिन की थी। माओ माओ को अभी सारी डिटेल्स नहीं पता थी, मगर उसे फिर भी ये सभी कुछ समझ आ रहा था कि इस सब के पीछे एक ही रीजन हो सकता था, और वो था जेलसी। जिनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि एक मेड जिसका फेस उससे मिलता जुलता है उसको इतनी ज्यादा अटेंशन मिल रही है, जबकि खुद तो किंग कभी उसके पास भी नहीं आया था। हकीकत में टाओ के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। अब शायद उन दोनों में कोई फाइट हुई जिसकी वजह से जिन मारी गई। फिर सभी मेट्स ने अपनी जान बचाने के लिए और टाओ को बचाने के लिए जिन की डेथ को छुपाने का प्लान बनाया। टाओ सबसे पीछे नहीं हट सकती थी, लेकिन जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ी, ये सीक्रेट छुप भी तो नहीं सकता था। इसलिए डर के मारे उन मेड्स ने उसे भी मार डाला। जब जिनशी ने पूछा कि माओ माओ को कैसे पता चला कि वहां पे बॉडी मौजूद थी, तो माओ माओ ने उसे बताया कि ये सभी कुछ उसे मशरूम्स की वजह से पता चला। अक्सर मशरूम्स ऐसी जगहों पे उगते हैं जहाँ पे डेड बॉडी जमीन में दफन हो, चाहे वो एनिमल्स की ही क्यों ना हो। माओ माओ बहुत डिटेल से ये सब कुछ बताने लगती है, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। फिर वो जल्दी से अपने मशरूम्स की बास्केट उठाती है और वहां से जाने लगती है, मगर जिनशी गाओशन को ऑर्डर करता है कि ये बास्केट उससे ले ली जाए। इस दौरान जेड पेविलियन में सभी मेड्स एक नया मिरर देख के हैरान होती हैं। उस दौर में मिरर में खुद को देखना बहुत मुश्किल था। ऐसे मिरर्स सिर्फ वेस्ट से ही लाए जाते थे। उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती थी और अगर कोई गलती से उन्हें तोड़ देता तो शायद इसकी सजा डेथ होती। वो मिरर्स खास एम्बेसडर्स के थ्रू भेजे गए थे और एक एक सभी कॉर्टिजन्स को दिया गया था। कुछ देर बाद गाओशन माओ माओ के पास आता है और एक नया प्रॉब्लम बताता है कि एक रिच फैमिली की 2 बेटियां जिनकी एज और फेस एक जैसे हैं, जब वो बड़ी हुई तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अपने घर से भी निकलने की परमिशन नहीं थी। एक मेड हर वक्त उनके साथ रहती और कभी कभी उन पे तरस खा के उन्हें बाहर ले जाती थी, लेकिन जब उनके फादर को पता चला तो उसने और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब बहुत सारे गार्ड्स भी उनके साथ होते और रात को दरवाजे बंद कर दिए जाते। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि एक बेटी प्रेग्नेंट है। पता चलता है कि वो बच्चा किसी मैजिशियन का है। माँ माँ सोचती है कि शायद मेड दोबारा चुपके से उन लड़कियों को बाहर ले गई हो, लेकिन गाओशन बताता है कि उस मेड को पहले ही जॉब से निकाल दिया गया था। हांग न्यांग कहती है कि शायद किसी गार्ड ने उनके साथ ऐसा किया होगा, तो गाओशन बताता है कि वो तो उनके पास भी नहीं जा सकते थे। ये केस तो माओ माओ की समझ से बिल्कुल बाहर था, मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि क्या मेल इंटरेक्शन के बगैर प्रेगनेंसी होना पॉसिबल है। तो वो समझा सकती थी कि ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें बॉडी खुद को प्रेग्नेंट समझ ले, जैसा कि पहले भी एक लड़की के साथ हुआ था जिसे लगा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ उसको सिम्टम्स ऐसे शो हो रहे थे जो ऐसी सिचुएशन में होते हैं। अब जब माओ माओ ने बार बार पूछा कि क्या वाकई वो लड़की प्रेग्नेंट थी, तो गाओशन घबरा के कहता है कि शायद, और फिर टॉपिक को चेंज कर देता है। वो उसे उनके घर का मैप दिखाता है और समझाता है कि किस तरह वो दोनों बहनें एक अलग पोर्शन में रहती थी जो लॉबी के थ्रू मेन हाउस से जुड़ा था। अगर वो बाहर निकलती तो उसी लॉबी से निकल सकती थी। विंडोज भी थी, लेकिन वहां पे भी गार्ड्स होते थे। अंदर झांकना भी मुश्किल था, मगर लड़कियां अक्सर विंडो के पास बैठ के एम्ब्रॉयडरी जरूर करती थी। माँ माँ को लगता है कि बहुत सी बातें उसे बताई ही नहीं जा रही। फिर गाओशन जिनशी की तरफ से उसे गिफ्ट देता है, क्योंकि जिनशी ने अभी तक उसे वो ऑक्स नहीं दिया था और ये गिफ्ट उसे सॉरी के तौर पे दिया गया था। लेकिन वो बॉक्स खोलते ही माओ माओ तो खुश हो जाती है। वो एक तरह का मेडिकल इंग्रेडिएंट था जिसके बहुत सारे फायदे थे। माओ माओ को एक नई एक्साइटमेंट मिलती है और वो दोबारा से उस केस के बारे में सोचने लगती है। उस मैप पे 2 निशान लगा देती है जिससे पता चलता था कि यहाँ पे विंडोज मौजूद थी। फिर वो एक मिरर को एज्यूम करती है। इसका मतलब था कि एक लड़की तो वहाँ पे मौजूद होती थी, जबकि दूसरी उस मिरर के थ्रू उसे दिखाई जाती थी। कुछ दिन बाद जिनशी खुद आता है और माओ माओ से उस फेरी के बारे में पूछता है। तब माओ माओ उस पे अजीब नजर डालती है और सोचती है कि ये कितना खूबसूरत है और अभी भी फेरी के बारे में पूछ रहा है। जिनशी बताता है कि एक वेस्ट एम्बेसडर ने उसे एक स्टोरी सुनाई और वो उस फेरी को देखने की जिद कर रही है,
क्योंकि वो एक फेमस कॉन्क्यूबाइन थी जिसे मून फेरी कहा जाता था। वो जब भी डांस करती तो उसके साथ लाइट भी डांस करती, और जब वो रोती थी तो उसकी आंखों से पर्ल्स गिरते थे। जिनशी परेशान था कि ये तो बहुत पुरानी कहानी है, शायद वो फेरी अब जिंदा भी न रही हो। लेकिन माओ माओ उसे बता के हैरान कर देती है कि वो जिंदा है और आप उससे पहले भी मिल चुके हैं। अब हमें पता चलता है कि वो मून फेरी असल में वेडिग्रस हाउस की वो बूढ़ी मैडम थी। एम्बेसडर इस बात पे अड़ी हुई थी कि वो फेरी से मिलना चाहती है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस को 50 साल गुजर चुके थे। जिनशी उसे दूसरी कॉन्क्यूबाइन से मिलने को कहता है, मगर वो नहीं मानती। असल बात ये थी कि वो एम्बेसडर बहुत पावरफुल थी, क्योंकि वेस्ट और साउथ के सभी ट्रेडिंग बेस पे उसे पूरा कंट्रोल था, और ऊपर से वो थी भी औरत। जिनशी सर पकड़ के बैठ जाता है कि उसकी जिद को कैसे पूरा किया जाए। यूं माओ माओ मैडम से मिलने जाती है। मैडम को ज्यादा खुश नहीं होती, हालांकि उसे पैसे मिल चुके थे। वो बहुत गर्व से उस टाइम को याद करती है जब 50 साल पहले एक फॉरेन एम्बेसडर आया था, तो तब उसने डांस किया था। उस वक्त वो बहुत फेमस कॉन्क्यूबाइन थी। माओ माओ को देख के उसे हैरत होती है कि जो औरत अब एक सूखी लकड़ी जैसी दिखती है, कभी इतनी लंबी, अट्रैक्टिव और खूबसूरत थी। मगर उस दौर में चीजें बहुत टफ थी, इसलिए इस सब में उसे बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती होगी। फॉर एग्जाम्पल, गेस्ट को ये दिखाना कि जब वो डांस कर रही है तो उसके साथ लाइट भी डांस करती है। उसके पास के गार्डन में बहुत सारे कीड़े थे, इसलिए वहां मौजूद मेड्स ने हर कीड़े का लार्वा निकाला। लेकिन इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद किसी ने मैडम के कपड़ों पे उन कीड़ों की लाशों को रगड़ डाला, मगर फिर भी उसने बहुत स्किलफुली ऐसा डांस किया कि वो स्टेन्स उसके कपड़ों पे नजर ही नहीं आए। फिर उसने 50 साल पुरानी अपनी एक पिक्चर दिखाई। माओ ये देख के हैरान रह जाती है कि वो उस टाइम में कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। अब असल प्रॉब्लम था कि उस एम्बेसडर को किससे मिलवाया जाए। जिनशी का ख्याल था कि वो कोई टॉल और खूबसूरत लड़की होनी चाहिए। गाओशन को अंदाजा हो गया था कि वो कौन होगा, लेकिन जिनशी ये सोच के ही घबरा जाता है। माओ पुरानी पिक्चर्स को देखते हुए सोचती रहती है कि तब र्यूमर्स किस तरह फैलती होंगी और कितनी दूर तक जाती होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि माओ पैलेस के रेयर पार्ट में जाती है। वहां उसे एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग और पाउंड दिखाई देता है। पता चलता है कि यहाँ पे भी कभी लोग रहा करते थे और उनकी छोड़ी हुई ये बिल्डिंग और ड्रेनेज सिस्टम आज भी यूज होता है। तब अचानक वहाँ पे शीसुई आती है। वो किसी काम के लिए आई थी। उसके पास एक खूबसूरत कीड़ा भी था। दूसरे लोग तो सबको मजाक समझते हैं, लेकिन माओ के लिए ये बहुत इंटरेस्टेड चीज थी, क्योंकि उसने ऐसा कीड़ा पहले कभी नहीं देखा था। माओ को रियलाइज होता है कि उस जगह के पास बहुत सारे पुराने ट्रेडिंग बेस भी मौजूद हैं। ये कीड़े सामान के साथ बाहर से आए होंगे, और वो किसी स्पेसिफिक कीड़े का भी नाम लेती है। ये वही कीड़े थे जिन्होंने 50 साल पहले मैडम के डांस में अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। यानी मैडम के कपड़े जब गंदे कर दिए गए, उन कीड़ों को हम बग्स भी कह सकते हैं। शी सुई बताती है कि ये कीड़े मून लाइट में चमकते हैं। ये सुन के माओ को एक आइडिया आता है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी कीड़ों को एक केज में इकट्ठा किया जाता है, और कुछ दिनों बाद सभी एम्बेसडर्स के लिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी जाती है। ये उसी गार्डन में थी जहाँ 50 साल पहले उस मून फेरी ने भी डांस किया था। यहाँ पे पैलेस के मर्दों का आना बिल्कुल मना था, लेकिन तब स्पेसिफिकली परमिशन दी जाती है ताकि सभी लोग वहाँ आ सकें। वहाँ पे कॉर्टिजन्स भी आई थी। ये इसलिए था ताकि एम्बेसडर्स को ये न लगे कि ये कोई तमाशा है, बल्कि ये एक हाई लेवल की सेलिब्रेशन थी। सभी कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। उन एम्बेसडर्स को भी ये सभी कुछ बहुत पसंद आ रहा था, मगर वो इस सब से फिलहाल तो बोर ही हो रही थी। वो दोनों एक जैसी दिखती थी। किंग भी उन दोनों एम्बेसडर्स को देखना चाहता था। उन्हें देख के माओ को ऐसा लगता है कि शायद गाओशन की सुनाई वो स्टोरीज जिसने वो दोनों बहनें एक जैसी दिखाई देती थीं, शायद सच ही हो। अब उनमें से एक एम्बेसडर जिसने रेड ज्वेलरी पहनी हुई थी खड़ी होती है। वो बहुत अच्छे से किंग को ग्रीट करती है और कहती है कि काश वो उसके पास बैठ पाती। साथ ही वो थोड़ा सा सैड भी हो जाती है कि किंग का छोटा भाई वहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि वो उससे भी मिलना चाहती थी। माओ को तो ये सुन के बहुत अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो एम्बेसडर किंग और उसके भाई की अटेंशन हासिल करना चाहती है और उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। उनमें से एक जिसका नाम आयला था, वो किंग के ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी। ये देख के दूसरी एम्बेसडर एलन फौरन आगे बढ़ती है और आयला को ऐसा करने से मना करती है। शायद वो उससे जेलस हो रही थी। तभी माओ मौका देख के करीब की बिल्डिंग में जाती है ताकि उस मून फेरी को ले आए। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद जब वो दोनों रेस्ट करने के लिए जा रही थी, तो तब अचानक उन्हें रोक लिया गया। वहाँ माओ उन्हें जिनशी से मिलवाती है। असल में जिनशी उस वक्त मून फेरी बना हुआ था, क्योंकि पहले भी वो माओ की हेल्प से मेकअप और कपड़े बदल के एक औरत बन चुका था। जिनशी इतना अच्छा डांस करता है कि वो दोनों ही हैरान रह जाती हैं, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो जाता है।
आयला माओ माओ से जिद करने लगती है कि वो उसे मून फेरी से दोबारा मिल पाए, मगर माओ माओ सिर्फ चांद की तरफ इशारा करती है और डियाना का नाम लेती है जो कि वेस्ट मून फेरी थी। इस तरह माओ माओ अपने मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाती है। असल में वहाँ पे अंधेरा था और अंधेरे में जब काला कपड़ा हटाया गया तो ऐसा लगा कि जिनशी वहाँ अचानक से अपीयर हो गया है। और जहाँ तक जिनशी के डांस की बात थी तो इसमें कुछ ऐसे कीड़ों को यूज़ किया गया था जिनकी बॉडी से एक खास तरह का परफ्यूम निकलता है। 50 साल पहले भी जब मैडम के ड्रेस पे उन कीड़ों की बॉडीज को रगड़ा गया तो उसे खुशबू से अट्रैक्ट होके बग्स मैडम के साथ डांस करने लगे और ये देख के ऐसा लगता था जैसे चांद की रोशनी में सभी चीजें डांस कर रही हों। जिनशी को वहां से निकलना पड़ता है लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसे पानी में स्विम करके वापस आना पड़ा। वो गुस्से से माओ माओ से कहता है कि अब मेरे कपड़ों को चेंज करो। कुछ दिन बाद पता चलता है कि शाओलिन नए स्कूल में जा रही है जो जिनशी ने खोला था। माओ माओ को अब जरा बोरियत होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारों कॉर्टिजन्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेडी लुलान थी क्योंकि उसका बाप पिछले किंग के बहुत करीब था और अभी के करंट किंग से भी उसका कुछ ज्यादा ही अच्छा मिलना जुलना था। इसके बाद दूसरे नंबर पर लेडी लीहुआ थी जो कि असल में किंग की दूर की कजन भी थी। वो ज्यादा कर्जियस नहीं थी क्योंकि उसका बेटा मर गया था तो वो भी बीमार पड़ गई, मगर अब दोबारा से किंग उसे अटेंशन देने लगा। लेडी लीशु की फैमिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। उसकी फैमिली ने खुद लेडी लीशु को किंग को दिया था, मगर किंग को तो थोड़ी मोटी औरतें पसंद थी। इसके बाद हम लेडी गयोको के बारे में जानते हैं जिसे किंग बहुत ज्यादा पसंद करता था क्योंकि उसकी और किंग की एक बेटी प्रिंसेस लिंगली भी थी। और अब लेडी गयोको दोबारा से प्रेग्नेंट थी। वो वेस्ट से आई थी और उस पर 2 बार अटैक करने की कोशिश की जा चुकी थी। एक प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। जब वो लिंगली के साथ प्रेग्नेंट थी तो तब उसे किसने पॉइजन दिया था? तो तब उसे किसी ने पॉइजन दिया था। शायद वही लेडी जो मशरूम वाले इंसिडेंट में मरी थी उसी ने दिया होगा। लेकिन सवाल ये था कि उसे पॉइजन के बारे में इतनी सारी मालूमात कैसे मिली? क्या इस सब के पीछे सुईरी का हाथ था या फिर किसी और का? ये सभी बातें अभी तक किसी को भी पता नहीं चल सकी थी। एक दिन माओ माओ क्रिस्टल पेविलियन जाती है। उसे देख के वहाँ की मेड्स भाग जाती हैं, मगर एक औरत वहीं खड़ी रहती है। उसने कोई भी परफ्यूम यूज नहीं किया हुआ था। अब ये सभी कुछ माओ माओ के लिए बहुत अजीब था क्योंकि क्रिस्टल पेविलियन की सभी मेड्स परफ्यूम को यूज करती थी। माओ माओ नोटिस करती है मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब माओ माओ को पता चलता है कि आयलान को बुखार है तो वो उसे मेडिसिन देती है और उसे नॉर्थ क्लिनिक ले जाती है। वहाँ पे शिनलू जो कि एक डॉक्टर थी बहुत अच्छे से आयलान को ट्रीट करती है। माओ माओ नोटिस करती है कि शेनलू उस क्वेक डॉक्टर से तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। पूरा क्लिनिक भी बहुत अच्छे से बनाया गया था। शेनलू माओ माओ को तब अचानक पीछे से खींचती है और कहती है कि तुम सिर्फ आयलान के साथ आई हो, इसलिए इधर उधर देखना बंद करो। अब बाहर निकलते हुए माओ माओ देखती है कि क्लिनिक में ज़्यादातर बूढ़ी औरतें थीं। ये देख के उसे बहुत हैरत होती है क्योंकि पैलेस में तो कोई भी बूढ़ी औरत नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ पे बात और थी क्योंकि क्लिनिक में एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए था। तब अचानक वो जिनशी से मिलती है। जिनशी उसे वार्न करता है कि हर टाइम इतना सोचा मत करो वरना तुम गिर जाओगी। माओ माओ पूछती है कि ये जगह उससे छुपाई क्यों गई और ये मेन क्लिनिक क्यों नहीं? तो जिनशी गाओशिन बताते हैं कि ये अच्छा होता मगर मेन क्लिनिक में सिर्फ मेल डॉक्टर्स ही आ सकते हैं और सिर्फ वही मेडिसिन बना सकते हैं। जिनशी चाहता था कि फ्यूचर में ऐसा मेथड निकाला जाए कि डॉक्टर बनने के लिए किसी को भी यूनिक न बनना पड़े। माओ माओ सोचने लगती है कि करंट किंग जब थ्रोन पे बैठा तो उस सर्जरी पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी जिसके थ्रू मेल्स को यूनिक बनाया जाता है। इसका मतलब था कि फ्यूचर में मेल्स कम दिखेंगे। माओ माओ समझ जाती है कि जिनशी ने भी खुद को इसी रिस्ट्रिक्शन से पहले ही यूनिक बनाया होगा। जिनशी भी समझ जाता है कि माओ माओ कुछ उल्टा ही सोच रही है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो माओ माओ को एडवाइस करता है कि इस बारे में किसी को भी मत बताना कि तुम मेडिसिन बनाती हो। लेकिन बाद में शिनलू आइलैंड से पता चला लेती है कि माओ माओ ने उसके लिए मेडिसिन बनाई थी।